हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। मेरा नाम ऐश्वर्या है एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज़ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। सिटीजनशिप बेसिकली है क्या? ये रिलेशनशिप बताता है एक इंडिविजुअल का उसके नेशन स्टेट के साथ। अगर ये कहीं पे डिफाइंड नहीं है तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि सारे लॉज लेड डाउन हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ पर्सन्स के जो कि सिटीजन हो सकते हैं इंडिया के। किन किन तरीके से अभी हम जानेंगे। बाय डोमिसाइल आर्टिकल 5, माइग्रेंट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान आर्टिकल 6, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया और बाय रजिस्ट्रेशन आर्टिकल 8। अब आते हैं बाय डोमिसाइल। अगर कोई पर्सन बॉर्न हुआ था इंडिया में या उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए थे इंडियन टेरिटरी में या वो 5 साल से कम रिसाइड ना किया हो इंडिया में इमीडिएटली प्रिसीडिंग सच कमेंसमेंट, तो वो बाय डोमिसाइल इंडियन सिटीजनशिप उसका है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिसाइल बहुत ही क्लियर है कि इनडेफिनिट टर्म के लिए होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए उसका रिसाइड करने का, कंटिन्यूस हो ये ज़रूरी नहीं है, फ्लीइंग नेचर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल 2 तरीके से होता है, ऑफ ओरिजिन, ऑफ चॉइस। ओरिजिन रिलेटेड होता है इंडिविजुअल के बर्थ से, चॉइस रिलेटेड होता है इंडिविजुअल के इंटेंशन से, इंटेंशन टू रिसाइड परमानेंटली। ठीक है, अब 2 केस है, प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 एंड योगेश भारद्वाज वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1991। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? जो आर्टिकल 5 है वो रिकॉग्नाइज करता है डोमिसाइल ऑफ इंडिया, ना कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल ऑफ चॉइस, अभी मैंने बोला कि ये दिखना चाहिए उसका इंटेंशन कि वो अपने डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन को अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया है और वो दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप को अपना रहा है, तो उसकी मियर एक्यूजिशन सफिशिएंट नहीं है, इंटेंशन दिखनी चाहिए, क्लियर इंटेंशन। अब आते हैं हम दूसरे टाइप पे, सिटीजनशिप टू माइग्रेंट्स टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान आर्टिकल 6। इसमें 2 कंडीशन है, आर्टिकल 6 सब क्लॉज बी में लेट डाउन है। पहला, उन पर्सन्स का जो कि 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे। ठीक है, दूसरा उन पर्सन्स का जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए थे। जो पहले आए थे वो रेसिडेंट होने चाहिए इंडिया के सिंस द लास्ट डेट ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, दूसरा वो रजिस्टर्ड होने चाहिए इंडियन सिटीजन की तरह बाय ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और 6 महीने तक वो रिसाइड किए होने चाहिए इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया और बाय रजिस्ट्रेशन आर्टिकल 8। अगर कोई पर्सन जिसके या तो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइंड है, ठीक है, और पर्सन जो है सो रिसाइड कर रहा है किसी और कंट्री में, वो डीम कर लिया जाएगा सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह अगर वो अपने आप को रजिस्टर करवा चुका है एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया इन दैट कंट्री। ठीक है, अब आते हैं हम एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। 5 तरीके से एक्वायर कर सकते हैं हम सिटीजनशिप को इस एक्ट के अंदर। ठीक है, बाय बर्थ सेक्शन 3 में, डिसेंट सेक्शन 4 में, रजिस्ट्रेशन सेक्शन 5 में, नेचुरलाइजेशन सेक्शन 6 में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी सेक्शन 7 में। जिस तरह से एक्वायर किए सिटीजनशिप को उसी तरीके से टर्मिनेशन भी होता है। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 3 तरीके से टर्मिनेट होता है, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डेप्रिवेशन। रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप दिया हुआ है सेक्शन 8 में, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप दिया हुआ है सेक्शन 9 में, डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप दिया हुआ है सेक्शन 10 में। ठीक है, अब रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप सेक्शन 8 जो है सो बहुत क्लियरली लेट डाउन करता है कि जो भी इंडियन सिटीजन मेजर है, कैपेसिटी उसकी सही है, मतलब एज एन केपेबल है वो, ठीक है, वो सिटीजन है किसी और नेशनल कंट्री का, तो वो रिनाउंस कर सकता है अपना सिटीजनशिप को, डिक्लेयर करके कि वो अपने आप को रजिस्टर कर चुका है ये वो। ठीक है, पर अगर वॉर का टाइम है फिर वो नहीं हो सकता, विथहेल्ड कर दिया जाएगा। अगर कोई मेल पर्सन खुद का सिटीजनशिप रिनाउंस करता है तो उसके सारे माइनर चाइल्ड भी उसके साथ साथ इंडियन सिटीजनशिप के लिए हट जाएंगे, सीज हो जाएंगी उनकी सिटीजनशिप। ठीक है,
अब आते हैं टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप पे। सेक्शन 9 बहुत क्लियरली लेट डाउन करता है कि अगर कोई सिटीजन वॉलेंट्रली छोड़ता है, एक्वायर कर लेता है किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दी जाती है। लास्ट है डेप्रिवेशन ऑफ सिटीजनशिप। इसमें बहुत क्लियरली अगर कोई फ्रॉड करके, कोई मटेरियल फैक्ट को कंसील करके किसी तरह का फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया हो रजिस्ट्रेशन के टाइम में या नेचुरलाइजेशन के टाइम में, नेचुरलाइजेशन के टाइम में, उस वक्त उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा उसके सिटीजनशिप पे। ठीक है। और अगर कोई डिसलॉयल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो भी उसकी डिप्राइव कर ली जाएगी। ठीक है। अगर वॉर के टाइम में एनिमी कंट्री के साथ वो कम्युनिकेट करता है किसी प्रकार की ट्रेड को, तो उस वक्त भी उसकी सिटीजनशिप को डिप्राइव कर दी जाएगी। अब आते हैं हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 पे। इसका मेन पर्पस क्या है? बहुत एग्जॉस्टिव अमेंडमेंट्स हुए हैं इस एक्ट में। ठीक है। इसका मेन पर्पस यही है कि वो डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करे ओवरसीज सिटीजन्स को इंडिया के ऑफ स्पेसिफाइड कंट्रीज। उन कंट्रीज का नाम मेंशन है 4th शेड्यूल ऑफ द एक्ट, जो कि अमेंडमेंट के द्वारा ही ऐड हुआ है। कुछ कंट्रीज का नाम मैं बता रही हूँ: ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा। ठीक है। अब हम आते हैं स्टेटस ऑफ कॉरपोरेशन एज अ सिटीजन। इसमें पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वेदर अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कैन बी ट्रीटेड एज सिटीजन एंड कैन बी गिवन द बेनिफिट ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। तो इसका बेसिकली क्या है कि सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं, बेनिफिट्स उसके। क्या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन को हम सिटीजन की तरह ट्रीट कर सकते हैं ताकि वो भी फंडामेंटल राइट्स की बेनिफिट को यूज़ कर सके? ठीक है। तो पहला केस है स्ट्रेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1963 का केस है, जिसमें हेल्ड किया गया कि कंपनी जो है एक सिटीजन नहीं है इंडिया का, इसीलिए वो फंडामेंटल राइट्स को क्लेम नहीं कर सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। ठीक है। इसके फर्दर कोर्ट ने क्या बोला कि सिटीजनशिप जो पार्ट 2 में दिया हुआ है वो सिर्फ नेचुरल पर्सन्स के लिए है, ना कि ज्यूरिस्टिक पर्सन्स के लिए। ठीक है। तीसरा, कोर्ट ने हेल्ड किया कि कंपनी जो है सो उसके पास नेशनैलिटी हो सकती है पर सिटीजनशिप नहीं। नेशनैलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ है और सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूनिसिपल लॉ है। ठीक है। तो कंपनी के पास नेशनैलिटी हो सकती है, सिटीजनशिप नहीं। दूसरा क्वेश्चन अराइज हुआ, कैन अ कंपनी बिकम सिटीजन थ्रू इट्स शेयर होल्डर्स। अब सिटीजनशिप कंपनी को तो मिल नहीं सकती, तो क्या शेयर होल्डर जो कि एक सिटीजन है कंट्री के, उनको मिल सकता है? उनके थ्रू कंपनी सिटीजनशिप एक्वायर कर सकती है या सिटीजन बन सकता है? तो इसके लिए केस आया इन टाटा इंजीनियरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1965। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली लेट डाउन किया कि जो आप डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते वो इनडायरेक्टली नहीं अचीव कर सकते। तो इसीलिए कंपनी जिसको कि प्रोटेक्शन फंडामेंटल राइट्स का नहीं मिला है वो अपने शेयर होल्डर्स के थ्रू भी प्रोटेक्शन नहीं ले सकता। ठीक है। अब नेक्स्ट केस है आरसी कोपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको कि हम बैंक नेशनलाइजेशन केस भी बोलते हैं, 1970 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर स्टेट के एक्शन की वजह से शेयर होल्डर्स की राइट और कंपनी की राइट्स का किसी प्रकार का जो है सो इम्पेयर करता है उसके राइट्स को, ठीक है, स्टेट्स का एक्शन, तो शेयर होल्डर्स जो है सो प्रोटेक्शन के लिए एंटाइटल्ड होते हैं अंडर आर्टिकल 19। ठीक है। इस केस के बाद ही कोर्ट जो है सो लिबरल अप्रोच लेने लगे। इससे पहले नहीं था, फ्लेक्सिबल अप्रोच लेना शुरू किया कि नहीं, अगर स्टेट्स के एक्शन की वजह से किसी प्रकार का राइट्स इम्पेयर हुआ है शेयर होल्डर्स का भी और कंपनी का भी, तो उस वक्त शेयर होल्डर्स प्रोटेक्शन के लिए एंटाइटल्ड होंगे अंडर आर्टिकल 19। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यू मुझे मिले नहीं, कुछ कॉमन एमसीक्यूज मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो 3 तरीके से सिटीजनशिप टर्मिनेट होता है, बाय रिनाउंसिएशन, बाय एक्यूजेशन एंड बाय डिप्रीवेशन। तो ऑब्वियस सा बात है, थर्ड आंसर सी इसका ऑप्शन है। हु इज़ नॉट अ सिटीजन बाय डोमिसाइल। कौन कौन सिटीजन होते हैं डोमिसाइल के द्वारा? तो जो बॉर्न हुए इंडिया में, जिनके पेरेंट्स बॉर्न हुए, जो 5 साल से कम रिसाइड ना किया हो। तो ऑब्वियस सा बात है, थर्ड इसका आंसर है सी, क्योंकि वो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है।
कैन अ ज्यूरिस्टिक पर्सन एक्वायर सिटीजनशिप अंडर पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये अभी अभी मैंने बताया है। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 1963 के केस में बोला गया था कि ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं एक्वायर कर सकता है, सिर्फ नेचुरल पर्सन कर सकता है। तो आंसर इसका सी होगा। द सिस्टम ऑफ डुअल सिटीजनशिप विद इन द कंट्री एग्जिस्ट इन, हमारे कंट्री में तो होता नहीं है डुअल सिटीजनशिप, यूएसए में होता है, तो यूएसए इसका आंसर है। तो इस तरीके से ये टॉपिक पूरा हुआ। थैंक यू।